साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 108 स्क्वायर बैंक एंड डंप के बारे में चर्चा करूंगा। अभी इंडियन माइनिंग सिनेरियो, कोल माइनिंग सिनेरियो ज्यादातर ओपन कास्ट से चल रहा है। ओपन कास्ट में लूज मटेरियल ओबी को हम लोग रिमूवल करते हैं, उसको स्टेक करते हैं, डंप करते हैं। तो ये स्क्वायर बैंक वही हुआ, ओबी का लूज मटेरियल जो है वो, और डंप जहां भी हम डंप करते हैं तो वो डंप और ढेर जो है उसके चलते बहुत सारा दुर्घटनाएं हो रही है। इस संबंधी ओबी रिमूवल के बाद जो हम स्टेक कर रहे हैं लूज मटेरियल, वो लूज ओबी, और उसका जो डंप है उसका जो स्लोप फेल्यूर हो रहा है, इसका एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो गया है। कभी कभी आर्टिफिशियल पहाड़ बन जा रहा है ओबी। उसका रख रखाव का तरीका यदि सही नहीं हो तो अपने आप में इंडेंजर है। उसके नजदीक बन रोड, उसके पेरीफेरी में जो आदमी जा रहे हैं वो इंजोर्ड हो जाएंगे, वो बरीड हो जाएंगे, उसमें दब जाएंगे। इसीलिए ये रेगुलेशन, नया रेगुलेशन आया, कोल माइंस रेगुलेशन 108 स्क्वायर बैंक एंड डंप। अभी ओरल में भी ये सारी चीजें पूछी जा रही है कि डंप का डिजाइन कैसे करिएगा, हॉल रोड का डिजाइन कैसे करिएगा, बेंच का डिजाइन कैसे करिएगा। ये सारे ओरल में भी पूछे जा रहे हैं। गवर्नमेंट माइनिंग सरकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस सिलेक्शन के लिए, इस पोस्ट पर सर्विस के लिए, तो उस सब में भी ये चीज पूछा जा रहा है। राजमहल में जो घटना हुआ, ओबी डंप जो फेल हुआ, ये कॉमन बहुत सारे माइंस में ओबी डंप का तौर तरीका टेक्निकली सही नहीं है। तो इसीलिए ये लेजिस्लेशन में लीगल ऑब्लिगेशन के तहत संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसमें 8 सब रेगुलेशन तक है। 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अछूता ज्यादातर माइनिंग मैन से रहता है, लेकिन मैं इसको आपके साथ आज चर्चा करूंगा, अपना विचार अपने शब्दों में लेजिस्लेशन को शेयर करूंगा। तो ये पहला सब रेगुलेशन है, ओबी रिमूवल। ड्यूरिंग द ओबी रिमूवल टॉप सॉइल को क्या करते हैं, सेल बी स्टेक सेपरेट। देखिए, टॉप सॉइल, एक अर्थ पर सॉइल जो मिट्टी है उसको बनने में काफी टाइम लगता है। ह्यूमस उसमें होता है, वो फर्टिलिटी उसमें होती है, तो मिट्टी बड़ी कॉस्टली है। ये ग्रीन प्लांट, जीव जंतु सभी के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। हम ओसीपी करते हैं, सॉइल ओबी सब मिला करके यदि फेंक देते हैं तो ये नहीं है। इसीलिए इसको अलग पहला ही रेगुलेशन में इसका महत्व दिया है कि टॉप सॉइल शैल बी स्टेक सेपरेट। इसको सेपरेट हम स्टेक करते हैं। पीट एरिया जहां हम माइनिंग करेंगे उस माइनिंग से दूसरी जगह ले जाकर के इसको स्टेक करके हम रखते हैं, ताकि जो पीट या एक स्टेबल, जो एक स्ट्रिप जो हम खा लेंगे ओसीपी से, और उसको फिर बैक फिलिंग करेंगे या रिक्लामेशन करेंगे, तो उस रिक्लामेशन में इस सॉइल को लिया के ऊपर से टॉप में भर करके उस स्टाटा को हम कंप्लीट करें। ये रिक्लामेशन का एक प्रोसेस है। तो टॉप सॉइल शैल बी स्टेक सेपरेट। हम सेपरेट, पहले जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये माइंस है, तो ये माइंस का ये मान लीजिए बैरियर है, ये 50 मीटर का बैरियर है, ये मान लीजिए 50 मीटर का बैरियर है, ये मान लीजिए 250 मीटर या 300 मीटर चल रहा है या 500 मीटर चल रहा है। तो ये माइंस, अब ये मान लीजिए ये डीप है, ये है, ये जो चीजें हैं
ये पीट लिमिट है, ये पीट लिमिट। और यहां से हम इसको बेंच बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां से हम बेंच बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो बॉक्स कट काटते हैं। तो बॉक्स कट काटने के पहले इस स्ट्रिप को लेंगे। यहां पर मान लीजिए ओवरहेड लाइन जो है या गार्लैंड है, यहां बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रिप है ये मान लीजिए 50 मीटर का है बैरियर, और ये है 50 मीटर का बैरियर। ये बैरियर 50 मीटर का है, ये पोर्शन 50 मीटर, ये पोर्शन 50 मीटर का। ये स्ट्रिप जो है यहां से लेकर के यहां तक, ये मान लीजिए 500 या 400 जितना का स्ट्रिप लेते हैं, 500 मीटर। तो 500 मीटर का स्ट्रिप लेते हैं, या इसको रखिए 300 मीटर रखिए, 300 मीटर का स्ट्रिप है। तो इससे हम बेंच बनाते हैं। तो सबसे पहले इस ब्लॉक का हमको लेना है, तो टॉप सॉइल को हम करके इधर में हम रखते हैं बाहर। टॉप सॉइल को खरोच करके सारा यहां ट्रांसपोर्ट करके उसको बिछा करके रखते हैं। उसको जरूरत होता है तो कवर करके रखते हैं, ताकि उसमें ड्राइनेस नहीं हो, उसका ह्यूमिनिश नहीं जाए, उसका नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं जाए। कवर करके उसको कोई प्लांटेशन लगा करके कवर कर देते हैं, ताकि वो सॉइल प्रिजर्व रहे। जब इस बेंच को यहां से हम चलाते हैं और ये बेंच आगे धीरे धीरे आता है, मान लीजिए ये 2 बेंच आया और इधर कोयला बेंच आया, सब डिकोल्ड होते जा रहा है, डिकोल्ड होते जा रहा है, और कोयला बेंच आगे बढ़ते जा रहा है। इस साइड में बढ़ेगा कि ये आपको लिमिट है। तो ये जैसे ही डिकोल्ड एरिया में हम इसको फिलिंग करते हैं, वो भी तो ये फिलिंग करते हैं। तो इस फिलिंग किया हुआ ओबी में अब कोयला हम ये लेते जाते हैं, फिर कोयला यहाँ आया, बेंच आगे भागा, ओबी बेंच भी जैसे जैसे भाग रहा, ये ओबी बेंच है, मान लीजिए ये कोयला बेंच है। तो इस स्थिति में ये रिक्लामेशन जो किया हुआ है, इसको ऐसा हम जगह पर रखते हैं मिट्टी को, कि मिट्टी फिर बाद में इसको बिछा दे और ये ग्राउंड फिर हमारा रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, उसकी फर्टिलिटी वही रहे, वहां पर प्लांटेशन हो, वहां का सॉइल प्रिजर्वेशन, वहां का इकोलॉजी सही रहे। इसीलिए माइनिंग जो है, कंप्लीट माइनिंग सिर्फ कोयला निकालना नहीं है, जबकि अर्थ के स्टाटा को हम र्यून कर देते हैं, वहां का टोपोग्राफी को हम बिगाड़ देते हैं। तो बिगाड़ देने के बाद उसके हर चीज को प्रिजर्व करना। तो ये मिट्टी को हम लोग सेल की स्टेक सेपरेट, यहां पर हम इसको सॉइल को स्टेक किए, और जब बैक फिलिंग हुआ, बैक फिलिंग जब कंप्लीट हो गया, तो इधर पीछे से हम लोग इसको सॉइल से भरते चले जाते हैं। तो इसको सॉइल से कवर्ड कर देते हैं, कवर्ड बाय सॉइल। और इसके टोपोग्राफी को हम ठीक कर देंगे लेवल डोजरिंग करके। वो भी फॉर कवर द रिक्लेम्ड एरिया, ये रिक्लेम्ड एरिया को कवर करने के लिए अलग में रहते हैं। ये फर्स्ट सब रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिक्लामेशन से रिलेटेड आपको थॉट करता है। तो देखिए माइनिंग में लेजिस्लेशन में बोलता है कि पहले कोयला निकालने का तरीका ये सब चीज बताता था, लेकिन अभी रिक्लामेशन वर्ड को लेजिस्लेशन में इनपुट कर दिया। रिक्लामेशन सुटेबल मीन्स से हम उसको रिक्लेम करेंगे, मतलब अर्थ के टोपोग्राफी जो गड्ढा कर दिए हैं, पीट कर दिए हैं, उसको हम ओबी से फिर भरते हैं, भर करके उसको डोजरिंग करके रिक्लेम करते हैं। रिक्लेमेशन का एक सेकेंड पोर्शन तो है कि उसके ऊपर वाला परत को सॉइल के से जो है फर्टिलाइज सॉइल है, उसको हम रखें। ये सॉइल बहुत कॉस्टली है, ये सॉइल हजारों साल के बाद बनता है, उसको यदि ओबी के साथ मिक्स हो गया तो वो पौधा को जन्म नहीं देगा, वहां पर बीज नहीं उगेगा। वैसे जमीन, बंजर जमीन का वैल्यू क्या है आप समझ रहे हैं। सॉइल बिकता भी है, सॉइल जमीन जैसे जमीन की चोरी होती है, विदेश में कहा जाता है जमीन की चोरी होती है,
अरे रात में आया, सॉइल काट करके लेके चला गया, नीचे का पत्थर, नीचे का वो भी जिसका महत्व नहीं है वो ही रह गया आपके पास जमीन, और उपजाऊ जमीन चला गया जहाज में, बड़े बड़े समुद्री जहाज में, और वहां पर पौधा, प्लांट, पार्क बना हुआ है। तो ये मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस मिट्टी का इंपॉर्टेंस माइनिंग मैन को भी समझना होगा, उसको सेपरेट यहां रखना पड़ेगा। क्लियर? ये पहला लेजिस्लेशन स्पेल करता है, पहला लेजिस्लेशन का वक्तव्य यही है। क्लियर? अब आइए दूसरा, स्लोप ऑफ सॉइल बैंक। देखिए सॉइल बैंक का मतलब होता है लूज ओबी या लूज मिट्टी जो भी है, तो नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज के अनुसार हम स्लोप रखते हैं। स्लोप माने ढाल। यदि हम जैसे मान लीजिए हम यहां पर मिट्टी को रखें तो इसका स्लोप क्या होगा, ये ढाल क्या रखेंगे, ऐसा ढाल रखेंगे कि ये स्टेबल रहे, ऐसे ढेर है तो ये ढाल ऐसा रहे कि ये ऐसा नहीं कट के इससे फिर गिर जाए, तो ये इस पोर्शन पर फिर धोखा हो जाएगा। तो इसका स्लोप कितना हम रखें, ऐसे हम स्लोप रखेंगे, हॉरिजॉन्टल से स्लोप रखेंगे तो ये सही होगा। तो ये स्लोप है। तो ये स्लोप को बोलता है कि नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या है, आप नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज बताइए। अब जैसे बालू देते हैं, बालू मटेरियल जो है उसको ऊपर से डालते हैं, ऊपर से हम डालते हैं तो यहीं पर स्टेक होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम डालते हैं तो वो दूर तक चला जाता है फैल करके, दोनों साइड, चारों साइड में चल जाएगा दूर तक। और नेचुरल रूप से यहां हम डाल रहे हैं और दूर तक जा रहा है, यहां से दूर जा रहा है, तो एक स्लोप बनाता है अपने आप। बालू अपनी ग्रेविटी के चलते एक स्लोप बनाता है, उसको रिपोज एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज करते हैं। हॉरिजॉन्टल से जो स्लोप बनाता है, जैसे ये बालू में यहां डाल रहे हैं तो यहां पर स्लोप बनाया, तो ये हुआ एंगल ऑफ रिपोज। क्या हुआ, तो एंगल ऑफ रिपोज के हर मटेरियल का अलग है, बालू का अलग है, ओबी के अलग होगा, ओबी के मटेरियल के ऊपर डिपेंड है कि कैसा मटेरियल है, मोरम टाइप का है या सब सॉइल है या सॉइल है या हार्ड बोल्डर है, तो वो सभी के हिसाब से उसका एंगल ऑफ रिपोज होगा, और वो एंगल ऑफ रिपोज के अनुसार ही उसका स्लोप हम टेक्निकली कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिन करते हैं। तो ये पहला फैक्टर हुआ। दूसरा, इन एनी केस, कोई भी केस में उसका जो एंगल है स्लोप का, ये जैसे स्लोप है, स्लोप, तो इस स्लोप का जो एंगल है ये नॉट मोर देन 37.5 डिग्री, 17.5 डिग्री, 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री से 37.5 डिग्री से अधिक हम नहीं रखेंगे। क्लियर? ये 37.5 डिग्री से इसका स्लोप हम अधिक नहीं रखेंगे। क्लियर? in any case not more than 37.5 डिग्री एंगल से हम ज्यादा नहीं रखें। अब देखिए ये स्लोप स्टेबिलिटी, यदि इसमें थोड़ा सा भी हमको कोई शक है तो इसकी साइंटिफिक स्टडी और स्लोप स्टडी हम लोग कराते हैं कि स्लोप का स्टडी, स्लोप ठीक है कि नहीं, इसका साइंटिफिक स्टडी होने से ये स्लोप के स्टेबिलिटी का पता चलेगा। स्लोप स्टेबिलिटी ये विभिन्न इंस्टीट्यूशन है उससे कराते हैं, IIT खड़गपुर हुआ, ISM हुआ, CMRFI हुआ, ऐसे जो इंस्टीट्यूशन स्लोप स्टेबिलिटी के लिए इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं कंप्यूटराइज, और उसको ले करके लेबलिंग करके उससे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, और वो सब इंस्ट्रूमेंट से मॉनिटरिंग किया जाता है और तब इसको किया जाता है। उसका पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जानना भी आपको जरूरी है। तो ये चीजें स्पेशल डिपार्टमेंट से साइंटिफिक साइंटिस्ट लोग आते हैं स्टार्टअप कंट्रोल के लिए, कंट्रोल वाले, और वो लोग उसको मॉनिटर करते हैं, कहते हैं कि ये स्लोप जो है फेलियर हो सकता है, फोरकास्ट करते हैं, तो फिर उसको स्लोप मेंटेन करने के लिए आपको उपाय करना होगा। अदरवाइज वो स्लोप ब्रेक होकर के गिरेगा
और साइड में उसके पेरिफेरियल में आपको डैमेज करेगा। तो यहां पर स्लोप स्टेबिलिटी का साइंटिफिक स्टडी कराएंगे और उस स्टडी के हिसाब से हम रखेंगे। नेचुरल रेगुलर ऑफ रिपोर्ट कोई भी हाल में 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रखेंगे, साइंटिफिक स्टडी के अनुसार जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से रखेंगे, या इसमें रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जैसा होगा। तो ज्यादातर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस साइंटिफिक स्टडी कराते हैं और स्टडी के बाद जो रिकमेंडेशन आता है उस रिकमेंडेशन को ही ये लोग इंपेल करते हैं या उससे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा करके बोलते हैं। तो ये स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में ओबी का है। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, इससे कई एक्सीडेंट ओसीपी में हुआ है और अभी हर स्लोप स्टेबिलिटी का स्टडी, साइंटिफिक स्टडी हर माइंस में, हर ओसीपी माइंस में जरूरी हो गया। क्लियर? ये दूसरा सब। तीसरा सब रेगुलेशन है लूज ओबी रिजेक्ट्स, चाहे वासरी से हो चाहे दूसरे जगह से हो, रिजेक्ट्स जो रिजेक्ट्स हम पत्थर छांट दिए वो भी ढेर हो गया, तो वो रिजेक्ट्स या लूज ओबी या अदर मटेरियल्स, कोई और लूज मटेरियल जो हमारा यूज हो रहा है उसको हम जल्दी स्टेक कर रहे हैं, shall be dumped as a white the slide। हम ऐसे डंप करेंगे कि वो स्लाइड नहीं करे। अब एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। अब ईओसीपी में जहां पर कोल्ड डिस्पैच हो रहा है, जहां पर क्रशर बना बैठा हुआ है, क्रशर से कोयला क्रशिंग हो रहा है, क्रशिंग होकर के रेलवे डिस्पैच हो रहा है, रेलवे साइडिंग के पास क्रशर बैठा हुआ है, ओसीपी से जितने कोयला आ रहा है क्रश होकर के अपने साइज में जा रहे हैं। तो ओसीपी से कोयला आ रहा है तो उसके साथ कहीं कहीं ओसीपी ऐसे हैं कि कोयला ऐसा इंटीग्रेटेड है कि बोल्डर के साथ आधा कोयला आधा वो भी अभी पत्थर आ रहा है, हार्ड पत्थर भी आ रहा है, सॉफ्ट पत्थर भी आ रहा है, कोयला के साथ मिक्स किया। तो जब ग्राइंडिंग करेंगे तो हार्ड पत्थर उससे रिजेक्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उसको छाटते 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 क्रशर के पास बहुत सारा रिजेक्ट का हीप हो गया, इतना सारा हीप हो गया कि उस हीप को बगल में आदमी जा रहा है, रोड जा रहा है तो इंडेंजर हो गया। जैसे आपको हम बताते हैं मुंह में एरिया में देखिए सेंटर पुल है, सेंटर पुल में 2 क्रशर है, तो क्रशर से जैसे ओबी तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोयला के साथ कुछ ओबी पत्थर जा रहे हैं और क्रशर के स्क्रीनिंग हो रहे हैं। स्क्रीनिंग होने के बाद वो वहां पर वो रिजेक्ट्स रुक जा रहे हैं, या क्रशर होने के बाद भी जो कोयला जा रहा है उसको चुना जा रहा है पत्थर, और इतना सारा पत्थर रेलवे कोल साइडिंग में हो जा रहा है कि उस पत्थर को फेंकने के लिए, दूसरे जगह फेंकने के लिए टेंडर हो रहा है। और वो पत्थर जो है कभी कभी ऐसे अनसेफ पोजीशन में, ऐसे स्लोपिंग में हो जा रहे हैं कि वहां जो एचईएम चल रहा है, चाहे हाईवा चल रहा है ट्रांसपोर्टिंग को, वो उसको चपेट में आ सकते हैं बरसात में या वैसे समय में। उनका जो स्लोप है सो कट जाए और भड़क करके गिर जाएगा। इसीलिए उस स्लोप का स्टेबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, चाहे स्टेबल रखना चाहिए। वैसे जगह के लिए भी ये रेगुलेशन लागू है। लूज ओबी रिजेक्ट्स और अदर मटेरियल शैल बी डंप एज ए वाइट स्लाइडिंग रोलिंग। क्लियर? तो ये तीसरा रेगुलेशन है। चौथा है इफ स्क्वायर बैंक, यदि वो ऐसे ओबी और स्क्वायर जो लूज है बैंक है, हाइट मोर देन 30 मीटर, 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। यदि 30 मीटर से ज्यादा होगा तो बेंच फॉर्म में या ट्रांसफॉर्म में हम रखेंगे। पहला कंडीशन 30 मीटर तक ले तो ठीक है, अपना एंगल ऑफ रिपोज के साथ रहा, लेकिन 30 मीटर से ज्यादा हो गया तो हम बेंच फॉर्म में हम उसको रखेंगे। और बेंच का हाइट जो होगा, दूसरा बेंच का हाइट होगा नॉट मोर देन 30 मीटर। स्लोप जो होगा ग्रेडियंट 1 इन वर्टिकल 1 इन 1.5 ग्रेडियंट होगा। तो इसका मतलब 1 वर्टिकल है 1.5 हॉरिजॉन्टल है। इसका स्लोप का एंगल जो ग्रेडियंट है, जैसे स्लोप है तो ये वर्टिकल यदि हम 1 मीटर रखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए
जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए स्लोप है, तो ये स्लोप यदि है तो इसको हम ऐसे रखेंगे कि 1 मीटर हाइट यदि आता है 1 मीटर, तो ये जो है पोर्शन ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये हॉरिजेंटली हुआ, ये हॉरिजेंटली हो गया, ये वर्टिकली 1 मीटर, तो 1 इन 1.5 रेडियन से ज्यादा हम नहीं रखेंगे। ये स्लोप बैंक का ग्रेडियंट तो बता रहा है कि इस तरह से आप रखिए बेंच को क्लासरूम में। अब देखिए स्लोप 5वां, स्लोप बैंक टो shall not be extended within 100 meter of the mine opening। अभी देखिए इसको मिटाते हैं तब जाकर के क्लियर हो। तो ये 5वां सब रिलेशन कहता क्या है कि सॉइल बैंक टो shall not be extended within 100 meter of the mine opening, railway, public work, road, buildings, structures। ये पब्लिक स्ट्रक्चर, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक रोड और पब्लिक वर्क और रेलवे या माइन बाउंड्री के 100 मीटर के अंदर में ओबी का टो नहीं होगा। क्लियर? कंपनी का बिलोंग यदि करता है, यदि ओनर का बिलोंग करता है रोड, तो उस ओनर अपना रोड तक कर सकता है, लेकिन पब्लिक रोड, रेलवे, पब्लिक का बिल्डिंग, ओनर का यदि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तोड़ सकता है, हटा सकता है और चला सकता है, लेकिन पब्लिक के यदि बिल्डिंग स्ट्रक्चर या ये है उसके 100 मीटर दूर में ही रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं। फर्स्ट तो मान लीजिए हम ये ओसीपी है, मान लीजिए तो ओसीपी है, ठीक है, ये ओसीपी का पीठ है, ओसीपी ये पीठ है, तो ये बाउंड्री हो गया। अब मान लीजिए यहां पर ओबी डंप हो रहा, ये ओबी डंप हो रहा, ओबी डंप हो रहा, तो यहां ओबी जो डंप हो रहा है ये ओबी डंप, तो देखिए ये टॉप है, ये टॉप है, ये है हाल दिखा रहा है, ये ट्रास है, ये ऐसे मान लीजिए ऐसे ट्रास है, सबसे टॉप वाला जो ट्रास है ये है, इसके बाद फिर ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ये ट्रास है। तो ये ट्रास के बाद ये सबसे नीचे जो है ये है टो, ये पोर्शन जो है ये टो है। तो ओबी डंप जो ये है ये ओबी डंप है, तो ओबी डंप का ये टो हुआ, ये टो से इस ओपनिंग का ये दूरी, इसी दूरी को कहता है, ये ऐसा नहीं एक्सटेंड हो जाए कि 100 मीटर के अंदर आ जाए, ये मोर देन 100 मीटर होना चाहिए, ऑलवेज 100 मीटर के अंदर ये नहीं आएगा। सिमिलरली यहां पर कोई पब्लिक का रोड है, यहां पर पब्लिक का रोड है, मान लीजिए पब्लिक रोड है, तो ये पब्लिक रोड भी आपको 100 मीटर, रेलवे है, पब्लिक रोड, रेलवे, कोई स्ट्रक्चर, ये सब 100 मीटर दूर होगा इसमें, ये चीज स्पेल करा, ये 5वां सब रेगुलेशन हुआ। क्लियर? अब 6ठा सब रेगुलेशन कहता है फेंसिंग होना चाहिए। किसका फेंसिंग होना चाहिए? स्क्वायर, बैंक और डंप के। कोई डंप किया हुआ है तो डंप और उसके बीच में फेंसिंग होना चाहिए, फेंसिंग होना चाहिए, निम्नलिखित बीच में फेंसिंग होना चाहिए, एंड टो ऑफ स्क्वायर, टो के बीच और
इसके बीच में। तो देखिए क्या फेंसिंग कहाँ होना चाहिए, टो के बीच, और यदि रेलवे है, ये रोड है, तो उसके बीच में फेंसिंग होना चाहिए। पब्लिक वर्क है, यदि टो है यहाँ और टो के बीच में पब्लिक वर्क है तो फेंसिंग होना चाहिए। पहला तो 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, और इस 100 मीटर का है तो ऊपर भी फेंसिंग होना चाहिए, कोई आदमी उसमें घुसे नहीं। पब्लिक रोड, पब्लिक बिल्डिंग, परमानेंट स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू ऑनर, ऑनर का यदि नहीं है तब, दूसरे पब्लिक का है तब। यदि ऑनर का है, ईसीएल का मान लीजिए, कोल इंडिया चला रहा है, ईसीएल का है, चाहे बीसीसीएल, तो उस ऑनर का यदि जमीन है, रोड है या बिल्डिंग है, तो वो अपना बिल्डिंग को तोड़ सकता है, तो उसके नजदीक कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पब्लिक हो, कोई अदर ऑनर का स्ट्रक्चर नहीं है, दूसरे का स्ट्रक्चर है, तो आप उसके 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकते हैं। और 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकते हैं, साथ साथ बीच में ऐसा फेंसिंग रखिए कि उसका स्ट्रक्चर साइड से कोई आदमी एंट्री नहीं करे। तो ये सारी चीज, ये फॉर प्रिवेंट एंट्री। अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं हो डंप के पास, समझ रहे हैं, ये स्क्वायर बैंक और डंप ये खतरनाक एक्टिविटीज है जो हम ऊपर में रख रहे हैं। बारिश में जब उसका वेट लोड होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपना वो कट जाता है, एक सर्टेन स्लोप को ऑपरेट करता है और प्रेशर उसका रिलीज कर देता है, नीचे गिरता है। तो ये स्लोप जो गिरेगा तो फेंसिंग क्या हुआ रहेगा, तो एटलीस्ट आदमी बचेगा। नो पर्सन शैल परमिटेड टू एक्टिव स्पॉइलमेंट, इंडेंजर फॉर स्लाइडिंग और रोलिंग। कोई आदमी को परमिशन नहीं मिलेगा इसके नजदीक में जाने आने का, परमिशन नहीं है, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वहां तो डेंजर है ना, खतरनाक परिस्थिति है, यहां से स्लोप टूट जाता है, यहां ऊंचाई से रोल डाउन हो सकता है सर। तो इसके नीचे में मान लीजिए आप ओबी के आसपास गाय चरा रहे हैं, ओबी के आसपास आप पत्थर और बोल्डर ले जा रहे हैं कहीं घर में भरने के लिए, ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, और कहीं फेल किया तो सब दब जाइएगा। ऐसी कई घटनाएं हुई है। ओबी में यदि कोयला कुछ है गिरा हुआ तो कोयला बीनने के लिए लेडीज बच्चे सभी लोग जा रहे हैं, और जब ये किया तो उसी में डंप में दब जाएंगे। तो ये सारी चीजों के लिए फेंसिंग किया जाएगा इसको। अब फेंसिंग किया जाएगा ये बताया, किस तरह का फेंसिंग किया जाएगा सो तो नहीं बताया। तो नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू एक्टिव स्पॉइलमेंट इन डेंजर फ्रॉम स्लाइडिंग और रोलिंग, इसमें प्रिवेंट करने के लिए कोई आदमी को परमिशन नहीं। एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर प्रिवेंट द फेल्यूर ऑफ स्लोप, स्लोप को फेल्यूर करने के लिए एडुकेट माने पर्याप्त प्रोटेक्शन, बचाव रखा जाएगा, पर्याप्त बचाव रखा जाएगा। पर्याप्त बचाव क्या रखा जाएगा, ये सारी चीजें हम जो है सिर्फ भेद है, लेकिन सर्कुलर वगैरह में और टेक्नोलॉजी में इसका चर्चा है। तो ये देखिए स्लोप का बैंके कैसे रखेंगे, इसमें एक तरीका डेवलप हो रहा है कि ट्रास के रूप में एक बेंच बना करके बेंच फॉर्म में रखेंगे। बेंच का हाइट 30 मीटर से अधिक नहीं हो, 30 मीटर से जैसे ही अधिक हो तो उसका स्लोप इस तरह से रखेंगे कि 1.5 ग्रेडियंट से अधिक नहीं रहेंगे। कोई हाल में हम 37.5 डिग्री से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल से हम उसका स्लोप नहीं रखेंगे। स्लोप को हम साइंटिफिक स्टडी कराएंगे और जो रिकमेंडेशन आएगा उसके हिसाब से रखेंगे, और रीजनल इंस्पेक्टर जो बोलेंगे उसके हिसाब से रखेंगे। यदि रिकमेंडेशन आया है उससे ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है तो और एंगल को कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एंगल वर्टिकल मान होगा, यदि 90 डिग्री हो गया तो और खतरनाक हो गया, तो ये एंगल को कम करने का पर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें। अब देखिए स्लोप स्टेबिलिटी में बहुत सारे चीजें आते हैं। यदि डंप है और उसका स्लोप स्टेबिलिटी नहीं है तो उसके ओबी पसर करके चारों साइड में चले जाएंगे। चारों साइड में चले जाएंगे तो अगल बगल यदि रोड है, रेल है, वो सब डैमेज हो जाएगा। यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें चल जाएगा, या ओबी के पास यदि अनऑथराइज्ड आदमी जाएंगे वो हो सकते हैं डेंजर। इसीलिए ओबी के चारों ओर हम लोग इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के कई तरीके हैं, लेकिन पहले फेंसिंग का तरीका क्या है, 2 मीटर गड्ढा और 2.5 मीटर करीब
2.5 मीटर गड्ढा और 2 मीटर चौड़ा ट्रेंच खद देते हैं। ट्रेंच खदते हैं तो अब वो भी यदि कोई स्लोप करेगा तो वो 2 मीटर के पास कोई जानवर कोई ये वो ट्रेंच को पार नहीं करेगा। तो ये फेंसिंग के रूप में काम है। एक फैक्टर ये है जो प्रैक्टिकली हम लोग उसको ट्रेंच चारों साइड में खद देते हैं। जेसीबी लगा करके ट्रेंच खद दिए, गड्ढा हो। अब यदि कोई स्लोप भी किया तो उस 2 मीटर को फान करके कोई अंदर नहीं जाएगा। एक फेंसिंग का काम किया। दूसरा, यदि स्लोप से स्लाइड किया तो उसमें आकर गड्ढा में पड़ जाएगा। तीसरी बात है कि बरसात में जब उस ओबी से पानी के द्वारा सिल्टेशन होगा, सिल्ट होगा या उसका पानी जाएगा तो पानी क्या कंटिमिनेट होगा कि गंदा हो जाएगा, एसिडिक हो सकता है या जो भी हो सकता है, जैसा मटेरियल है उसके हिसाब से, तो वो एग्रीकल्चर लैंड में चल जाएगा या रिवर जोर में चल जाएगा। तो ये ड्रेन बनाया हुआ, ये बनाया हुआ है तो उसमें जमा होगा, वहां अर्थ पर चला गया तो एग्रीकल्चर लैंड में चला जाएगा तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उसका उपज, उसका फसल खत्म हो जाएगा। ओबी का सिल्ट यदि एग्रीकल्चर में चला गया तो उसका जमीन मिट्टी तो खत्म हो गया। तो ये सब बचाव करना जरूरी। जैसे बगल में रिवर है, जैसे अब मान लीजिए बरमुरी ओसीपी है, बरमुरी ओसीपी बगल में बराकर रिवर है, तो हम ओबी को ऐसे रखेंगे कि बराकर रिवर में नहीं जाए। रिवर कंटिमिनेट होगा तो ओबी का जो नेचर है, केमिकल नेचर है, उसके हिसाब से वो पॉइजनस मटेरियल रिवर में दे देगा, कंटिमिनेट करेगा, गंदा करेगा पानी को, और वो पानी तो पब्लिक यूज के लिए आ रहा है, वो पॉइजनस हो सकता है, उसमें टीडीएस अधिक हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दोनों ये डंप कर सकता है। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ एक्सीडेंट और खतरा नहीं है, फिजिकली नहीं है, बल्कि ये यदि फैलेगा और जाएगा तो दूसरे तरह से भी इन्वायरमेंट को खराब करेगा। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी दो तरीके से किया है। एक तो टेक्निकल मेथड है। टेक्निकल मेथड है कि बेंच बनाइए बढ़िया से, हाइट एक सर्टेन रखिए, ट्रास बनाइए, ऊपर में हर ट्रास को मेंटेन करने के लिए बर्म बनाइए। बर्म का क्या हाइट होना चाहिए? 2 मीटर चौड़ा बर्म होना चाहिए, 1 मीटर हाइट होना चाहिए। तो ये बर्म बनाइए ताकि डोजर करे, उससे आपको जो ओबी डंप हम करते हैं, जो एक्सकेवेटर है, हॉलपैक है, उसको गिरने से बचता है, उसको डोजरिंग करके स्टेबल करते हैं ग्राउंड को, कभी भी एज के किनारे लुढ़कते हैं नहीं, इसके लिए सिचुएशन है। तो ये सब टेक्निकल है। इसके बाद एंगल जो बताया लेजिस्लेशन में, ये सब चीजें करेंगे, 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रखेंगे। कुछ जो पोर्शन है वो बायोटेक्निकली है, बायोलॉजिकल मेथड से। तो हम क्या करते हैं कि उसके स्लोप पर पेड़ पौधा लगाते हैं, वैसे झाड़ी के बीज डालते हैं जो उसके ऊपर स्लोप को बांध देता है, घास के बीज छीट देते हैं कि ऐसे वो एक दूसरे से बाइंडिंग कर लें। टेक्निकली हम नेट भी लगाते हैं। तो वेजिटेशन का नेट होगा तो मतलब डस्ट पोल्यूशन और ये सारा पोल्यूशन को रोकेगा, उसके पानी और वाटर सीपेज होकर के जो कंटेमिनेट करते हैं उसको भी रोकेंगे। तो इसको बायोटेक्निकल स्लोप स्टेबिलिटी कंट्रोल करने का मेथड है। अब इसको कंप्यूटराइज मॉडल मेथड से इसका स्लोप का साइंटिफिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आपको ये चर्चा की। अब एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर प्रिवेंट ऑफ फेल्यूर ऑफ स्लोप, स्लोप को फेल होने में हम क्या क्या प्रोटेक्शन करेंगे। तो इस प्रोटेक्शन में कई सारे स्लोप को फेल्यूर होने के लिए उसको ट्रास बनाएंगे, ये जो पीछे चीजें हैं इस कंप्यूटराइज स्टडी कराएंगे। इसमें वेजिटेशन भी हम कर सकते हैं, वेजिटेशन करके उसको लगा देंगे, आर्टिफिशियल पहाड़ बन गया, वेजिटेशन हो गया, बर्ड सेंचुरीज हो गया, चिड़िया आने लगे, पिकनिक स्पॉट्स बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हमको स्लोप फेल्योर का और सारे मेथड हैं, ये सारी चीजें हैं जो हम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपके साथ शेयर किया। समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगता है तो माइनिंग विद्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपने साथियों को बोलिए। मैं फर्दर
OCP क्लोज करने के बाद अभी NCL में कुछ माइनिंग सर्वर का जो इंटरव्यू हो रहा है, रिटेन एग्जामिनेशन हो रहा है, उसका अपना सर्टेन सिलेबस है। उसके आधार पर मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रकाश डालूंगा, इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए यूजफुल होगा, वो अगले क्लास में मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद।